हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकेंडली आप मुझे बता सकते हैं कि सर हर एक की काविश इस तरह से होती है कि हम वेट लॉस की तरफ जाएं, लेकिन हम ये चेक नहीं करते हैं हमारी एज के हिसाब से, हमारी हाइट के हिसाब से हमारा एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें कितना वेट लूज़ करना चाहिए। तो क्या ये बातें ज़रूरी होती है स्टार्टिंग में वेट लॉस के लिए? जी, ये हमारा जो माशरा है ना, इसमें हमें एक्चुअली इस चीज़ की आदत नहीं है, बल्कि यहाँ तो ये कहा जाता है कि जितना आप हेल्दी लगो उतना आप सेहतमंद हो। मोटापे को सेहत से लिंक किया जाता है पॉजिटिवली। बड़ी अजीब सी बात है। बच्चे अगर वो, ये हमारा माशरा है, राइट। ख़ास तौर पे ख़वातीन शादी के बाद अगर पतली रहें या प्रेगनेंसी के बाद दोबारा पतली हो जाएं तो वो नेगेटिव देखा जाता है उस चीज़ को। घर में खुश नहीं है, नहीं खुश, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपकी हाइट, वेट और उसके अलावा सेक्स, मतलब मेल फीमेल है, हाइट, वेट और मेडिकल इश्यूज़ के, इन सब चीज़ों के इसको सामने रख के आपका एक आइडियल वेट निकलता है। बिल्कुल। और वो वेट होना चाहिए अगर आप बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। तो जो वेट लॉस के लिए हम डाइट प्लान लेते हैं, और डाइट प्लान लेने के लिए हमें क्या चीज़ें जो हैं मेनली हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि याद रखिएगा, वज़न को चाहे बढ़ाना है चाहे कम करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बग़ैर गुजारा नहीं है, और वो डाइट है। जितने मर्ज़ी हम जैसे भी डॉक्टर्स आपको कहें कि फ़लाँ प्रोसीजर करा लो, फ़लाँ करा लो, याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन इज़ द मेन थिंग। जब मैं बड़ा सिंपल सा एक जुमला जो बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को, जब खाना यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, तो हलक से नीचे जाके गायब नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, राइट। आप मज़े लेते रहे खाने के, फिर ये गायब हो जाए, नहीं। उसने जिस्म में जाना है, उसने उसमें से ग़ज़ा लेनी है और एक्स्ट्रा ग़ज़ा को चर्बी की फॉर्म में स्टोर कर देना है। इसी तरह अगर आप ग़ज़ा कम खाएंगे तो जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एक्सेस एनर्जी आपके चर्बी से आएगी। ये बड़ी बेसिक मैकेनिक्स है वेट लॉस और वेट गेन की। लिहाजा डाइट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट हो, जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, मीट, ग्रेन्स, सीड्स, ये जो 6-7 मेजर फूड ग्रुप्स हैं, इसी में अगर हम रहेंगे तो फिर हमारी जो है ना, एक तो सेहत भी सही रहेगी और वेट भी मैनेज रहेगा। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप देखेंगे जो भी डाइट प्लान ले रहे होते हैं या अपने मुताबिक ले रहे होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स को देख के ले रहे होते हैं, उसके बाद उनके चेहरे की हालत नहीं देखी जाती है। आपके चेहरा डल हो जाता है या फिर आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, हाथ पाँव सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डाइट प्लान लेने के लिए हमें प्रॉपर माहिर ग़िज़ाइयत के साथ तो बिल्कुल राब्ते में रहना चाहिए। जो हम देख रहे होते हैं किसी ने इस्तेमाल किया, हम सेम वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसका ये जवाब है कि जनरल जो गाइडेंस होती है, जो आपको यूट्यूब, गूगल से मिलती है, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप फॉर अ शॉर्ट टर्म, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए किसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपको उससे इम्प्रूवमेंट फ़ील हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत पुअर डाइट रखी हुई है, आप सिर्फ पराठे खाते हैं और चीनी भरी चीज़ें खाते हैं, और मतलब पुअर डाइट, जंक फूड खाते हैं, और एकदम से अगर आप वो चीज़ें छोड़ देंगे, आप खुद सोचें, और आप रोटी सालन पे आ जाएंगे, सिर्फ इतना सी टोटका आप अपना लेंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। लिहाजा लोगों को फ़र्क पड़ता है। होता क्या है कि जब वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ अंदाज़ों से आप एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे ना। लेट से आपने 20 किलो वेट लूज़ करना है, 5 किलो हो गया, 6 किलो हो गया, फिर बॉडी स्टक हो गई, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं मज़ीद हो रहा जी। फिर लोग ये सोचते हैं हमारी बॉडी शायद स्टबर्न है, हमारी बॉडी शायद नहीं कर पाएगी। नहीं, उसकी वजह यह कि अब आपको कस्टमाइज्ड गाइडेंस की ज़रूरत है। अब आपको किसी माहिर के पास जाना है जो आपके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी बनाए, आपको एक्सरसाइज का भी बताए, आपको कोई सप्लीमेंट्स भी बताए, और आपको सारी ऑप्शंस बताए। अगर कोई प्रोसीजर्स, अगर आप बहुत ओबीज़ हैं तो प्रोसीजर्स का बताए, मतलब ये सारा कुछ फिर वो आपको बताएगा। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप देखें बहुत सारे मरीज़ इस तरह से, इनको मैं मरीज़ ही कह सकती हूँ, जिनका वेट जो है 100 अबव होता है या फिर 80-90 होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज और वेट के हिसाब से, तो वो डाइट प्लान जितना भी कर ले उनका वेट स्टक हो गया होता है। तो उसके बाद कोई सर्जिकल ऑपरेशंस जो हैं उनका ऑप्शन हमारे पास बचता है? अच्छा, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि डेफिनेटली इस वक्त दुनिया में प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं वेट लॉस के लिए, और इसको समझना ज़रूरी है कि ये किस पॉइंट पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये क्या क्या है। अच्छा, पहली बात तो 2 तरह की हैं, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। जो सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं वो ऑपरेशन कहलाती हैं, वो बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उसमें आपको एनेस्थीसिया में जाना पड़ता है, मतलब बेहोश होना पड़ता है, पहली बात। उसमें फिर 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं।
एक तो जो सबसे बड़ा प्रोसीजर है उसको गैस्ट्रिक बाईपास या बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। Okay. उसमें जो आप अंदर जाके आपका जो पेट है जिसमें खाना जाता है उसका साइज़ छोटा किया जाता है ताकि खाना उसमें ज़्यादा जा ही ना पाए। तो आप एक टाइम पे ज़्यादा खा ही नहीं पाते बिकॉज उतने उसमें कैपेसिटी कम होती है, राइट। सो एक प्रोसीजर तो ये होता है। अच्छा, इसकी मैं साथ साथ ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता देता हूँ, ठीक है। इसका पॉजिटिव तो ये है कि ऑब्वियसली देखें, अगर आपका पेट छोटा हो गया है तो एकदम से आपको 6 महीने में 10 केजी 10-12 किलो वेट लूज आपका वो बताते हैं कि होता है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये, जो पहला अभी प्रोसीजर आपने जो बताया जिसमें हम पेट का साइज छोटा कर देते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाता है, एक तरह से परमानेंट हो जाता है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपने एक बार छोटा करके बकिया पेट फेंक दिया है, वो आपने प्रिजर्व नहीं किया, लिहाजा चीज़ तो बड़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अगर सोचे बात तो बड़ी। जो वो बहुत ओबीज है, जो लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे डाइट को, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, उनके लिए यही हल। लेकिन देखें, नॉट एवरीथिंग इज़ एज रोजी, हमेशा कोई नेगेटिव्स भी होते हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं, डेफिनेटली हैं। उसमें सबसे बड़ा देखें, याद रखें कि एनेस्थीसिया का नेगेटिव ये होता है, आपको जब बेहोश किया जा रहा है तो आपने वापस जिंदा आना है कि नहीं आना, ये हमेशा एक होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली एनेस्थीसिया का एक ये सबसे बड़ा होता है। उसके अलावा फैट एम्बोलिज्म हो जाए, आपको ना दिल का दौरा पड़ सकता है, दिमाग का दौरा पड़, मतलब ये तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस है ना। छोटी मोटी आ जाए तो वो हर्निया शर्निया हो सकते हैं, जहाँ कट शट लगाए हैं, और अंदर जो है वो जो आपका पेट है उसमें से लीक हो सकता है अगर सही तरह ना जोड़ा हो, या उसमें अल्सर बन सकते हैं, या आपको ना आपकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो पुअर हो जाए। ये सारे कॉम्प्लिकेशन इसकी हैं। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो ये कहूँगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट कह लें, वो ये है जो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, प्रोसीजर के 2 साल या 3 साल के बाद उनका पहले से ज़्यादा वेट गेन हुआ होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। वो इसलिए होता है कि वो खाना तो कम खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी भूख नहीं मरी होती। आपने देखें, उनका दिमाग का इलाज नहीं किया, आपने उनकी डाइटरी हैबिट तो ठीक नहीं की। शौक खाना देखकर तो सबसे पहले तो हमारा क्लिक माइंड में ही करता है। खाने का दिल तो कर रहा है ना, दिल तो आपने दिल पे तो काम ही नहीं किया, दिमाग पे या वो जो हैबिट्स हैं डाइटरी, वो तो आपने उनको डाइट प्लान पे लाए नहीं। तो क्या होता है कि वो लोग थोड़ा खाते हैं लेकिन हर थोड़ी देर के बाद दोबारा खा लेते हैं। पेट देखिए, थोड़ा खाएंगे पेट भरेगा, फिर खाली भी हो जाएगा ना जल्दी। जब वो भरेगा जल्दी तो खाली भी जल्दी होगा, भूख दोबारा लग जाएगी। तो ये लोग 10-10 12-12 बार भी खाना खाते हैं दिन में, तो वो पहले से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ये है कि इस प्रोसीजर के साथ ज़रूरी है कि आपकी डाइटरी भी ट्रेनिंग हो। अच्छा, दूसरा प्रोसीजर है एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक। ये होता है कि ऊपर से जो जैसे पेट है ना, कट लगा के चर्बी निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। सो चर्बी फिजिकली निकाल के फेंक देते हैं, सो एकदम से आपको चर्बी कम नज़र आती है। अच्छा, इसका जो सारे कॉम्प्लिकेशन जो पहले बताएं वो भी हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये है कि कट बड़ा लंबा लगेगा, दोनों में कट लंबा लगता है। इवन अगर आप लेप्रोस्कोपी भी कोशिश करें, लेप्रोस्कोपी वो होती है जिसमें ना मशीन और ट्यूब्स के जरिए अंदर जाते हैं, उसमें छोटे कट्स लगते हैं, लेकिन बहरहाल कट इज़ कट, और ख़वातीन के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि उनकी ब्यूटी डिस्टर्ब होती है। मर्द फिर भी मैनेज कर लेते हैं। जो तीसरा है वो लाइपोसक्शन है, उसमें छोटे छोटे सुराख करते हैं, ट्यूब्स डालते हैं और फैट को सक करके निकालते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी में तो पूरा बड़ा कट लगाया ना, इसमें छोटे छोटे सुराखों से चर्बी खींचते हैं, ये बाजू में, टांगों में, पेट में हो जाती है। ये 3 तरह के सर्जरीज़ हैं। सर्जरीज़ पे आप जा सकते हैं अगर आप बहुत ओबीज हैं, अगर आप 100 to 150 130 140 केजीज़ तक पहुंच गए हैं और आपसे डाइट नहीं हो रही, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सर्जिकल ऑप्शंस को सीरियसली सोचें। तो कौन सा सर्जिकल ऑपरेशंस जो हैं हम ले सकते हैं जो सेफ़ भी रहे, लॉन्ग टर्म भी रहे? जैसे कि आपने बताया फर्स्ट वाला जो प्रोसीजर है, उसका नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें जो टमी टक है और दूसरा आप लाइपोसक्शन एक तरह से बता रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें से कौन सा सेफ़ है जो किया जा सकता है और उसके बाद आफ्टर केयर की जा सकती है? देखें, जो सबसे सेफ़ है वो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। जो सर्जरीज़ हैं ये तो 3 हैं, ये तीनों मिक्स्ड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 100% सेफ़ है, 100%, ये मिक्स्ड हैं। ऑब्वियसली सबसे सेफ़ तो लाइपोसक्शन ही है, बिकॉज छोटे सुराख हैं, ट्यूब जा रही है, लेकिन जो गैस्ट्रिक बाईपास एब्डोमिनल बड़े सर्जरीज़ हैं, ऑब्वियसली उनकी वो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, रिस्क भी हैं। जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर मैं आपको उसका बता दूँ, ये भी ज़रूरी है समझना, ये भी अवेलेबल हैं जिसमें सर्जरीज़ नहीं होती, कट्स नहीं लगते, नाइफ यूज़ ही नहीं होती उसमें, और ना ही आपको बेहोश करना पड़ता है, ये समझ लें। ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है, और वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें 3-4 तरह के प्रोसीजर्स हैं। जो एक कैटेगरी है वो मैं उसको एनर्जी बेस्ड प्रोसीजर्स कहता हूँ, और दूसरा इंजेक्शन बेस्ड प्रोसीजर है। जो एनर्जी बेस्ड प्रोसीजर्स हैं ये 2017 में
पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी 3D लाइफस्टाइल के नाम से, जिसका मैं आपको शायद पता हो फाउंडर हूँ, को फाउंडर। तो हम ये एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस पाकिस्तान में लाए थे और हमने पाकिस्तान में धूम मचा दी थी इस पर, और अवेयरनेस एकदम से विद इन 2-3 ईयर्स बहुत ज़्यादा कर दी थी इस चीज़ पर। ये इससे पहले पाकिस्तान में नहीं होते थे, हम UK से लाए थे। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं कैविटेशन, क्रायोलिपोलिसिस, लेज़र, हाईफू, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये कोई 4-5 तरह के प्रोसीजर्स हैं जिसमें डिफरेंट तरह की एनर्जीज यूज हो, जैसे अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी और हाई फोकस अल्ट्रासाउंड, लेज़र्स, ये और फ्रीजिंग, फैट फ्रीजिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। इसमें आपको मैं ब्रीफली बता दूं, पॉजिटिव ये है रिज़ल्ट्स आते हैं लेकिन थोड़े रिज़ल्ट्स आते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेरा तो ये शुरू से रहा है डोमेन। मैंने बहुत एक्टिवली इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ टीवी चैनल से प्रमोट किया था 2017-18 में, लेकिन उसके बाद फिर हमने बहुत जल्दी समझ आया कि ये सबके लिए नहीं है। ये मॉडल्स, एक्ट्रेसेस या जो लोग ऑलरेडी पतले हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी फैट पॉकेट्स हैं, पेट थोड़ा सा लव हैंडल, थोड़ा सा बिंगो विंग्स, थोड़ा सा डबल चिन, थोड़ा जिनकी थोड़ी थोड़ी फैट पॉकेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ये आप लगाओ, मशीन लगाओ और वो फैट कम होगी, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से मोटे लोग हैं ना, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है बिकॉज उनको इतने ज़्यादा रिजल्ट। उसके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शंस का प्रोसीजर, और ये मेरा लास्ट वो प्रोसीजर जो मैं बताऊंगा। इंजेक्शंस का जो है वो ये होता है, ये बहुत इफेक्टिव है। जी, ये मेरी फ्रेंड ने भी लिया। ये बेसिकली अगर लेट से पेट है, अच्छा इसमें भी याद रखें एक ड्रिप्स का प्रोसीजर है, एक इंजेक्शन जो चर्बी में लगाए जाते हैं उसका है। ड्रिप्स मैं सख्ती से मना करता हूँ। क्यों? ड्रिप्स का रिजल्ट नहीं आता। 10-10, 12-12, 15-15 लोग ड्रिप्स लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, रिजल्ट बहुत माइनर 1-2 किलो आता है। वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। दुनिया में बहुत कम होता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया इसका। इसको तो मैं कहूँगा अवॉइड करें। ये जस्ट एक फैड है। फैड होता है कि जो जस्ट एक गिमिक है। जो असल है जिसका रिजल्ट है वो इंजेक्शंस है जो चर्बी में, वो भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। इसमें जो सबसे जो बेस्ट केमिकल है और जो अप्रूव्ड है, याद रखें, वो PCDC है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन डिऑक्सीकोलिक एसिड। बाकी लेमन बॉटल का आप सुनेंगे, काइबेला और बहुत सारे इंजेक्शन प्रोसीजर आप बताया तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? उसमें ये होता है कि ये ना अमेरिकन FDA अप्रूव्ड एक केमिकल है जिसको इंजेक्ट किया जाता है आपकी चर्बी में। लेट से पेट है, सो पेट पे जो ना थोड़े डिस्टेंस पे 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तकरीबन घंटे डेढ़ का प्रोसीजर होता है। पहले आपकी नमिंग जेल लगाते हैं, सुन करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो अंदर जाके केमिकल जो है वो चर्बी को पिघला के एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब चर्बी ऑलरेडी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है डाइट की वजह से, क्योंकि चर्बी आपको पता है बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी की। तो जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो चर्बी पहले इस्तेमाल हो जाती है। मीन्स कि अगर आपने पेट पे लगाया फॉर एग्जांपल और फिर आप 1.5-2 महीना डाइट कर रहे हैं तो आपको फिर नज़र ये आएगा कि वेट लूज तो हो ही रहा है, यहाँ से लाजमी हुआ है जहाँ इंजेक्शन लगाए तो बॉडी शेप में आ जाती है। देखिए वेट डाइट से कम होगा, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स, उन चीज़ों से होगा। ये वेट लूज नहीं करेगा, ये बॉडी शेप में लाएगा। कितनी देर तक ये शेप में रहते हैं, स्टे करते हैं? परफेक्ट, ये परमानेंट। ये जो केमिकल है ये परमानेंटली चर्बी को ख़त्म करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमें ख्याल दोबारा अगर चर्बी, हाँ दोबारा चर्बी ना आए, ये सवाल है आपके, दोबारा चर्बी ना आए वो डाइट पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। डाइट पे कंट्रोल का मतलब है कि आपको डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती सारी उम्र, लेकिन कुछ डाइट के असूल होते हैं ना यार, ये ना खाओ, ये खा लो, इतना खा लो, मोटे मोटे असूल फॉलो करें, सारी ज़िंदगी वेट गेन नहीं होता आपका। सो लिहाजा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ी बहुत सोजन होती है, ब्रूजिंग होती है, और वो खुद ब खुद ही जो है 2-4 दिनों में सेट हो जाता है। आप नॉर्मल काम शाम जैसे स्किन प्रोसीजर हम कोई भी लेते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, 100% सेफ है अगर केमिकल सही लगाया जाए तो। अगर केमिकल कोई ऐसा वैसा लगा ले, एक्सपेरिमेंटल केमिकल्स आते हैं, लेमन बॉटल का आप सुने, बड़ा कुछ है, वो देखें ये बाकी चीज़ें डबल चिन के लिए अप्रूव्ड है, सिर्फ बाकी बॉडी के लिए अप्रूव नहीं है। डबल चिन पे लगाए को, लेकिन बॉडी के लिए सिर्फ PCDC अप्रूव। सही है सर। आप डबल चिन की भी बात कर रहे हैं और फैट फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं। जो हम फैट फ्रीज करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा लोअर एब्डोमेन या फिर जो हमारे अंडर ये आर्म्स पे जो होता है, ये मास जो होता है उसको हम कम करना चाहते हैं ज़्यादातर, तो ये फैट फ्रीजिंग जो प्रोसीजर है क्या इन पर अप्लाई कर सकते हैं? फैट फ्रीजिंग कर सकते हैं, इसको क्रायोलिपोलिसिस कहते हैं। ये बड़ा इफेक्टिव प्रोसीजर है अगर छोटी फैट पॉकेट्स हो, थोड़ी सी फैट, थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी फैट है, उस पर करें और साथ में फिर अगेन डाइट भी करें तो रिजल्ट आता है। लेकिन
लेकिन फैट फ्रीजिंग करते हुए हमें आपको कितने % हमें रिजल्ट मिलता है, या डबल चिन अगर हमारी है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होती है, लीन होते हैं लेकिन डबल चिन वो ज़्यादा होती है, तो कितने % जो है वो आपको लगता है कि इस तरह कंट्रोल हो जाता है? देखिए 100% बिल्कुल नहीं होगा, ये ना समझे कि आपकी वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस तरह समझ लें कि अगर डबल चिन आपकी थोड़ी सी है ना, तो वो 50% कम हो जाएगी। 50% मतलब अगर थोड़ी सी है, अगर ज़्यादा है तो वो फिर आपको थोड़ा ही इफेक्ट नज़र आएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी है तो ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा। सही है। तो जो हम जैसे डबल चिन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा हम लीन होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह फैट आ जाता है, इसकी रीज़न क्या होती है? अंडर एब्डोमिनल जो फैट होता है, या डबल चिन पे, या फिर आर्म्स पे जो फैट होता है, फैट आती क्यों है? जी, इनकी वजह से जो स्पेसिफिक जगह पर देखिए वो ना इस तरह होता है, ये होती है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर इंसान में अल्लाह ने डिफरेंट रखी होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे में फैट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे हिप्स में ज़्यादा है, एक लड़की में पेट पे ज़्यादा है, एक लड़के में फला। ये अल्लाह ने हर बंदे के ना जेनेटिक्स में डाला होता है, कहाँ चर्बी पहले चढ़ेगी और कहाँ से पहले उतरेगी या एंड पे उतरेगी। अच्छा, ये जेनेटिक्स में होता हाँ, है, इसका हमारे खुराक के साथ, ये आप देखेंगे, अगर आप किसी पूछे ना तो वो आपको खुद बताएंगे मेरी यहाँ चर्बी ना कभी नहीं जाती, या यहाँ की चर्बी आराम से उतर जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों की डबल चिन आती नहीं है, मोटे होते हैं डबल चिन नहीं होती है। कुछ लोगों की डबल चिन होती है, वो जल्दी ख़त्म, पहले ये ख़त्म होती है फिर बॉडी। कुछ लोगों का बॉडी पहले होता है, डबल चिन एंड पे। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा चेहरा छोटा ना हो जाए, वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि वो जब डाइट करते हैं पेट जिस्म मोटा रहता है, चेहरा सिकुड़ जाता है। ये आपके जेनेटिक्स में है, ये हम डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते। सही हो गया। अच्छा, जैसे हमने प्रोसीजर्स की बात की और हम स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है कि अगर हम कोई प्रोसीजर या ऑप्शंस ले रहे हैं, उसके बाद खुदा ना खास्ता कोई उसके साइड इफेक्ट हो या उसको दोबारा से रीट्रीट करना हो, तो हमारे पास वो सब मशीन्स या सब कुछ बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसका जवाब गौर से सुनना है। श्योरली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ज़्यादातर अच्छी मशीन्स भी अवेलेबल हैं, अमेरिका से भी हैं, यूरोप से भी हैं, महंगी से महंगी करोड़ों रुपए की मशीन्स भी अवेलेबल हैं। ओके। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर अवेलेबल ज़्यादातर नहीं होते। ये याद रखें मेरी बात, मशीन्स देखिए, पैसा पाकिस्तान में है, वो पैसा कारोबारी लोगों के पास होता है ना, वो ख़रीद के ले आते हैं, सामान आ जाते हैं पाकिस्तान। प्रॉब्लम यह है कि उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डॉक्टर बैठा है, जो प्रोसीजर कर रहा है, आपने उसको जज करना है। आपने ये भी देखना है कि वो मशीन कौन सी है, बट आपने ये भी देखना है कि डॉक्टर कौन है। और अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ होता ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी ना जो लोकली ट्रेन डॉक्टर है, उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे। वो जो लोकल हमारी ट्रेनिंग्स हैं पुरानी चल रही हैं, वो तो ठीक है, वो दवाई लिखने वाला काम भी ठीक है, लेकिन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ना, इस पे आपको लाजमी कोई फॉरेन ट्रेन डॉक्टर चाहिए जो बाहर से आया हो। सिर्फ ये नहीं यहाँ बैठ के ऑनलाइन डिग्री ले, नहीं, जो बाहर गया हो, उसने बाहर सीखा हो, काम भी किया हो, कुछ साल लगाए हो, वो आपको एक तसल्ली हो जाती है कि चलो इसका जो नॉलेज है वो उससे बेहतर होगा जो बेचारा इधर ही बैठा रहा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, हमारे यहाँ लोकली ट्रेन डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन चीज़ों, हम सिर्फ स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं, वेट लॉस सर्जरीज़ की ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा। इस मामले में चूंकि ये सारा कुछ लेटेस्ट है, इंजेक्शन भी और ये सर्जरीज भी, सारा कुछ ही ऑलमोस्ट लेटेस्ट ही है। खैर सर्जरीज तो काफ़ी पुरानी चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं। लिहाजा अगर आपको लेटेस्ट चाहिए, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो नॉन सर्जिकल, बेस्ट इज़ टू गो टू अ डॉक्टर जो फॉरेन ट्रेन, फॉरेन एक्सपीरियंस्ड हो। बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि ये ब्यूटी प्रोसीजर्स जिनकी हम एक तरह से बात कर रहे हैं, तो ये जो एडवांसमेंट इनकी ना डे बाय डे आ रही है, तो उसके लिए अगर आप कोई सीखना चाह रहा है, क्योंकि फ्लरिश करने वाली बात है ना, अगर आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो दुबई या फिर इंटरनेशनल टूर्स इसलिए करना चाहते हैं कि कुछ वर्कशॉप मिलेंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आकर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहाँ बाहर से सीखे हुए डॉक्टर जब पाकिस्तान में आकर करते हैं तो उनकी फ़ीस भी बढ़ जाती है, मांग भी बढ़ जाती है, और उनके प्रोसीजर्स करने में भी एक तरह से आसानी होती है। तो मुझे आप बता सकेंगे, जैसे कि हम किसी भी प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, उसमें माहिर ग़िज़ायत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम कभी कभी निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कर देते हैं? माहिर ग़िज़ायत जो है ना, देखें जो आपकी ग़िज़ा है ना, उसमें आपकी जिल्द से लेके आपके सर से पैर से लेके हर चीज़ आपकी खुराक पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है ना, एक हदीस है कलवंजी के ऊपर, ब्लैक सीड जिसे कहते हैं, कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज ब्लैक सीड या कलवंजी में है। बड़ी मज़े की बात है, सवाए मौत के, ठीक है। अब आप अगर रोज़ाना कलवंजी खाना शुरू कर दें, आधा चाय का चम्मच खाने में कहीं मिक्स करके, या एक,
बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, Yeah. पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने खुद भी यूज़ किया है, मैं पेशेंट्स को भी लिखता हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको आपकी बीमारियाँ ख़त्म होने लग जाती हैं, आप एलर्जियाँ ख़त्म होने लग जाती हैं, बजाय कि आप स्टेरॉयड खा खा के, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं हमारा, डॉक्टर स्टेरॉयड लिख देते हैं, वो सारी बीमारियों का हल उसको वो आपको 100 साइड इफ़ेक्ट गंभीर किस्म के ले आता है। लिहाजा बजाय मेडिसिन की तरफ जाने के, इट इज़ बेटर, इसे कहते हैं फूड फॉर मेडिसिन, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ये बहुत बड़ी सेइंग है हमारे मेडिसिन में, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। खुराक को अपनी दवाई बनाओ और दवाई खुराक से लो, मीन्स के खुराक ही सब कुछ है। बैलेंस डाइट कर ले, आपकी स्किन, आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाता है और आपको प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया, आप इतना महंगा प्रोसीजर इंपोर्टेड डॉक्टर से करवा रहे हैं जी, इतना महंगा करा रहे हैं, वो बाहर से पढ़ के आया, देखिए उसका राइट भी है, क्योंकि वो जो नॉलेज लाया ना, वो इधर आपको नहीं मिलना किसी और को। उस नॉलेज की कीमत है, उस स्किल की कीमत है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा। वो उससे आप जितना निगोशिएट कर लें डिस्काउंट पे, वो आपकी किस्मत है, बार आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको डॉक्टर भी मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गया, आपको पता है चीज़ें भी सही। अब लेकिन अगर आप वो सब भी करा लेंगे ना, और आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आ सकता था। बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और अगर आ भी गया बहुत अच्छा, तो वो मेंटेन नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म, वो जल्दी पे ख़राब हो जाए। वो सारे एंटी एजिंग की बात, रिंकल्स होते हैं चेहरे पे, अब रिंकल्स के करा रहे हैं, बोटॉक्स और फिलर्स और RFs और मीज़ोस और बड़ा कुछ करा रहे हैं, लेकिन आप सूरज का एक्सपोजर नहीं लगा रहे, एग्जैक्टली नहीं लगा रहे फॉर एग्जांपल, या आप स्किन की केयर नहीं कर रहे, या आप खुराक में आपके अंदर वो बैलेंस डाइट, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है खुराक में, सबसे बड़ी बात, सब्जी और फल नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर नहीं है आपकी खुराक में, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स डिमिनिश कर जाएंगे। आप कहेंगे वो डॉक्टर ने कहा था 9 महीने रहेगा, ये तो 6 महीने में ख़राब। ये बात बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और यहाँ पे यही बात कहना चाहूँगी मैं कि कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई प्रोसीजर ले रहे हैं, इवन दवाई ले रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ से सेहत याब हो चुके हैं, उसके बाद उसको मेंटेन कैसे रखना है वो आफ्टर केयर पर डिपेंड करता है।